जय हिंद दोस्तों, ईवीसीएस ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री, जिसका वीडियो हम लोग का 3 है। हम लोग इसके पहले वीडियो 2 तक पढ़ चुके हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव था। दोस्तों इसमें हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं उनके फैक्ट्स व्याख्या की जाएगी। दोस्तों अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूट्यूब फैमिली में नहीं जुड़े हैं, तो बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप अपने मार्क्स में और अच्छे तरीके से बढ़ोतरी कर सके तथा एग्जाम को एक नई तरीके से तैयारी कर अच्छा मार्क्स ला सके और नॉलेज में बढ़ा सके, नॉलेज को बढ़ा सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का कि जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था। यानी जो जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाले को तो हम लोग जूलॉजी में बोलते हैं, ये रसायन है तो रसायन विज्ञान का अध्ययन वाले को रसायनज्ञ कहते हैं। ठीक है, इसकी तरह से गणित के अध्ययन को गणितज्ञ कहते हैं। तो इसी तरीके से तो जो हम लोग का था जीवन शक्ति का सिद्धांत, क्या जीवन शक्ति का सिद्धांत बता दें कि उनका प्रतिपादन ऑप्शन नंबर 1 बर्जीलियस, बी योहर, सी कोल्बे, डी बर्थेलोट। आप इसका ऑप्शन चूज कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा वर्जिलियस, इसका आंसर हो जाएगा वर्जिलियस। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं दोस्तों। देखिए जो वर्जिलियस थे 1815 के अनुसार उन्होंने क्या किया कि जो कार्बनिक यौगिक था वो उनके अनुसार जो कार्बनिक यौगिक है वो केवल सजीव से ही प्राप्त हो सकते हैं। बर्जीलियस कह रहे हैं कब 1815 ईस्वी में। लिख सकते हैं, चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि बर्जीलियस के अनुसार 1815 ईस्वी में कार्बनिक यौगिक केवल सजीव से ही प्राप्त हो सकते हैं तथा इनका प्रयोगशाला में संश्लेषण संभव नहीं है। इनका प्रयोगशाला में संश्लेषण संभव नहीं है। पुनः जानेंगे कि किसका संश्लेषण सर्वप्रथम हुआ था। इनके अनुसार संश्लेषण संभव नहीं है। इसे जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। कोई पूछेगा कि जैव शक्ति का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो वो बता सकते हैं कि बर्जीलियस 1815 के अनुसार कार्बनिक यौगिक केवल सजीव से ही प्राप्त हो सकते हैं तथा इनका प्रयोगशाला में संश्लेषण संभव नहीं है। इसे जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। अब जानेंगे कि कार्बनिक यौगिक जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कार्बनिक यौगिक शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वह सजीव से हुआ है, क्योंकि ऑर्गेनिक का अर्थ ही होता है लिविंग मतलब होता है जीवन। आप लोग जानते हैं कि हम लोग किस जगह लिव करते हैं, रहते हैं, तो ये होता है जीवन। ठीक है, इसी कारण कार्बन के जितने भी यौगिक को बोल सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक कहा जाता है तथा कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन हम लोग कहते हैं, जो कि हम लोग का थंबल था। कार्बनिक रसायन किससे कहते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक क्या था। पहले हमने जाना कि जो बर्जीलियस के अनुसार 1815 के अनुसार की सजीव में जो ये सजीव से प्राप्त होते हैं और प्रयोगशाला में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन था ये पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 लैक्टिक एसिड, बी ग्लूकोज, सी यूरिया, डी यूरिक एसिड। तो इसका आंसर राइट आंसर आप लोग चूज कर लीजिए। और दोस्तों इसे बनाने के पहले आप लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन के बाद से उसे चेकअप करते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि हमने कितना सही किए। अगर गलती भी हो रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने नोटबुक में लिख लें और व्याख्या पर ज्यादा फोकस करें, जिससे आप लोग का मार्क्स अच्छे तरीके से आ सकते हैं। ये बोर्ड पर लिखने वाले जो स्टूडेंट होंगे वो गुड करेंगे और व्याख्या को भी लिखने वाले स्टूडेंट मेरे भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब, वह वेरी गुड करेंगे अपने मार्क्स में। देखिए तो प्रयोगशाला में पूछा गया है वह है हम लोग का यूरिया। क्या है? यूरिया। देखिए इसी यूरिया कारण अगर बायोलॉजी की बात करते हैं तो जो हम लोग का मूत्र होता है, जो कि मूत्र होता है जिससे हम बायोलॉजी में पढ़ा भी चुके हैं, जो मूत्र होता है वो दुर्गंध होता है तो यूरिया के कारण होता है और पीला देता है तो यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। और यूरिया में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की मात्रा जो कि हम लोग को खेत में उसके यूज करने के लिए लाते हैं, तो उस पर लिखा होता है ऑलरेडी 46% यूरिया। कितना परसेंट? 46%। इसमें यूरिया में क्या होती है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अब देखिए यूरिया के बारे में जान लेते हैं कि सर्वप्रथम जो प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था उन्होंने कोई वैज्ञानिक जरूर होंगे। तो देखिए जान लें कि 1828 ईस्वी में, कब? 1828 ईस्वी में लिख सकते हैं 1828 ईस्वी में बोलहर 1828 ईस्वी में, जो कि एक बोलहर वैज्ञानिक थे,
बोलहर लिखा रहा है, बोहलर, बोहलर थे, ठीक है, बोहलर थे, बोहलर, बोहलर 1828 ईस्वी में एक बोहलर, बोहलर, हाँ ठीक है, ठीक है बोला रहा है। 1828 ईस्वी में एक बोहलर ने क्या किया था कि बोल सकते हैं कि समवायीकरण, क्या किए, समवायीकरण अभिक्रिया द्वारा गर्म अमोनियम साइनाइड से, गर्म अमोनियम साइनाइड से प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का उन्होंने क्या किया था, निर्माण किया था। कौन, बोहलर ने 1828 ईस्वी में बोल सकते हैं कि अमोनियम जो साइनाइड होता है उसको गर्म कर जो प्रथम जो कार्बनिक यौगिक था यूरिया उनको प्राप्त किया था और यूरिया का निर्माण किया था, ठीक है। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, बी फ्रुक्टोज, सी सुक्रोज और डी सेलुलोज। ग्लूकोज जो कि तत्काल एनर्जी प्रदान कराता है और देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी हम लोग का ज्ञान होता है खेल में पूछा है, खेल संबंधी में तो फुटबॉल में होता है ना, फुटबॉल में होता है तो क्या होता है वहां पर खिलाड़ी सबसे ज्यादा ग्लूकोज का यूज करते हैं जो बोतल में पानी यूज होता है। और यहाँ पे आप लोग आंसर यूज कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। जान लेते हैं तो सेलुलोज जो होता है यह एक प्रोटीन है, क्या है पूछेगा कि सेलुलोज है वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ऐसा पूछेगा तो बताइएगा कि सेलुलोज ये क्या है, प्रोटीन है। इसका सूत्र यानी सेलुलोज का सूत्र पूछेगा तो बता सकते हैं कि C6H10O5, C6H10O5 होल एन होता है यानी सेलुलोज का सूत्र पूछा जाए तो C6H10O5, ठीक है, यहाँ पे लगाता है बोलक। उसके बाद से सेलुलोज का ये क्या होता है, सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है। यह एक बोल सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है जो कि हम लोगों ने जाना और यह वनस्पतियों की मुख्य कोशिका भित्ति, मुख्य जो कोशिका भित्ति होती है उसका यह मुख्य यानी कोशिका जो भित्ति होती है वनस्पति का उसका यह मुख्य अवयव है, उसका एक महत्वपूर्ण संरचना में भाग निभाने वाला पार्ट है। और बोल सकते हैं कि जैसे कपास हुआ और लकड़ी ये सब क्या होते हैं, सेलुलोज के मुख्य स्रोत है। कपास हुआ और बोल सकते हैं लकड़ी सेलुलोज के मुख्य स्रोत हैं। और बोल सकते हैं कि कपास जो होता है वह लगभग शुद्ध सेलुलोज होता है। पूछा जाए कि कौन सा वनस्पति सबसे शुद्ध या कौन सा पौधा सबसे शुद्ध सेलुलोज होता है तो बताइएगा आप लोग कपास, क्या बताइएगा, कपास। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, यानी कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। पहला ऊर्ध्वपातन, बी आसवन, सी वर्णलेखन, डी निर्वात आसवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग चूज कर लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अब देखिए ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं और कपूर क्या है। तो देखिए जो कपूर जिसे नौसाधक बोला जाता है, देखिए जो कपूर होता है हम लोगों का वह अमोनियम सल्फेट से इसका था। तो जो कपूर होता है वो बोल सकते हैं जैसे थाली वाली आरती उरती में हम लोग यूज करते हैं और जिससे माचिस मारते हैं वो धीरे धीरे उड़ जाता है वाष्प में। अर्थात ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया परिभाषा जानते हैं कि वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि जब कोई पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह बिना द्रव अवस्था में आए हुए बिना क्या हो सीधे गैस में बदल जाए, यानी ठोस से गैस में उसके जो मध्यवस्थ वाला द्रव वाला जो चीज होता है ना वह ना बने, यानी ठोस से गैस में परिवर्तित होने वाले पदार्थ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में आते हैं। तो उसमें भी होता है आयोडीन। और एग्जाम्पल लिया जाए तो आयोडीन, देखिए आयोडीन बोले तो नमक, आयोडीन बोले तो नमक, ठीक है। आयोडीन के बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आयोडीन अगर आयोडीन का यूज ज़्यादा प्रयोग न किया जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन हमें बढ़ जाता है उस ज़्यादा शरीर होने से और हमें घेंगा रोग भी हो जाती है। तो आयोडीन जो होता है जो नमक देखिएगा उसे गर्म कीजिएगा तो वह सीधे क्या हो जाता है गैस में बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। उसी तरीके से जब कपूर को जब उसे माचिस मार गर्म करते हैं आग लगाते हैं तो देखिएगा क्या होता है वह गर्म होकर वाष्प में बदल जाता है और सिर्फ कार्बन बचता है, ठीक है, सिर्फ क्या बचता है कार्बन बचता है।
अब देखते हैं ऊर्ध्वपातन हो गया कपूर की प्रक्रिया, अर्थात ऊर्ध्वपातन के बारे में जान लेते हैं कि ऊर्ध्वपातन का जो विपरीत होता है, यानी ऊर्ध्वपातन का विपरीत से नहीं होता है कि जल्दी का जैसे क्या होता है ऊपर तो नीचे, उस तरह से विपरार्थक मतलब होता है उल्टा। तो ऊर्ध्वपातन का विपरीत हो सकता है निक्षेपण होता है। क्या होता है? निक्षेपण होता है। इसका एग्जाम्पल हमने आयोडीन बताया है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है, C2H5OH का नाम है एथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथाइन। तो दोस्तों आप लोग जाने होंगे पहले से कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, उसके बाद से इस तरीके से आप लोग को जो कि क्लास 9 में ही और क्लास 10 में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। और दोस्तों इसको बनाने के पहले आप लोग जान लेते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बटे होते हैं। उसमें से हम लोग जानते हैं कि पहला जो होता है एल्केन, देखिए यहाँ पे लिखते हैं आप लोग को, पहला जो हम लोग का होता है एल्केन, एल्केन होता है। देखिए एल्केन समूह वाले में क्या होता है कि C2H2n+2 यानी सॉरी C2 लिख रहे हैं CnH2n प्लस, हाँ CnH2n+2, मतलब जैसे कि मैथेन 1 ले रहा है ना 1, तो C1H2 और दो के 2 और 2 4 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा मैथेन में। तो उसी तरीका से एल्केन होता है। उसके बाद से इस वर्ग को एकदम ध्यान में देना है, पूछेगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये बात को ध्यान देने इसलिए कहें कि व्याख्या वाले स्टूडेंट वेरी गुड करते हैं। तो एल्केन तो CnH2n+2, और उसी तरीका से बात की जाए एल्कील, क्या चीज एल्कील, एल्केल, एल्कील तो क्या होता है CnH2n-1। जैसे देखिए मैथिल, एथिल, प्रोपील ये आएगा, देखिएगा। उसके बाद से बात आती है एल्केन, एल्कील, एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन का पूछ देगा कि समान सूत्र बताइए, तो क्या होता है CnH2n, CnH2n क्या होता है CnH2n। जैसे पूछ देगा कि प्रोपीन, प्रोपीन का सूत्र बताइए, तो C3 और H 3 गुना 6। तो ध्यान से बताइएगा, सब समान सूत्र पता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एल्कीन तो CnH2n समान सूत्र में। एल्काइन क्या होता है एल्काइन, एल्काइन आइन आ रहा है ना, तो क्या होता है CnH2n-2, CnH2n-2। इस बात को ज्यादा फोकस कीजिएगा, उसी में आ जाता है। देखिए 2 2 2 4 1 5, अर्थात +1 वाला चाहिए हमें, +1 वाला। हाँ एथिल में 2 लेते हैं, 2 2 4 1 5 प्लस होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो आप लोग देख रहे हैं कि एथिल हो जाएगा, कील ई वाला बात कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग एथिल अल्कोहल, चाहे एथेनॉल, क्योंकि अल्कोहल का हम लोग का समूह होता है OH और कीटोन का सिर्फ O, CO, ठीक है, ईथर का O, इस बात को ध्यान देना होता है। तो एथेनॉल का हम लोग का हो जाएगा C2H5OH, एथेनॉल है, क्या है एथेनॉल है। और जान लें कि एथेनॉल क्या है, प्रसिद्ध अल्कोहल है, जिसे हम लोग बोलते हैं अपने लैंग्वेज में शराब, दारू, ठीक है, प्रसिद्ध अल्कोहल है। इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, बताएं एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा फीवर है इसलिए थोड़ा आवाज प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि फिनाल एक यौगिक है। पहला एलिफेटिक, बी नंबर एरोमेटिक, सी नंबर एलिसाइक्लिक, डी नंबर विषम चक्रीय। यानी फिनाल क्या है आप लोग को बताना है कि वह एरोमेटिक है कि ऐसा तो बुलाइए क्या एलिफेटिक है कि क्या है। तो देखिए जो फिनाल है हम लोगों का वह आप लोग बता दे कि एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, जो कि विकल्प नंबर बी है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए जो फिनॉल होता है इसका आईयूपीएसी में जो कि हम लोग होता है आईयूपीएसी, तो उसमें क्या होता है कि आईयूपीएसी नाम क्या होता है इसका बेंजेनॉल। क्या होता है बेंजेनॉल, लिख ले यहाँ पे बेंजेनॉल, बेंजेनॉल होता है,
क्या होता है, बेंजेनॉल होता है। यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय यानी रवेदार, रवेदार यानी कंकर जैसा, ठीक है। देखिए हम ठोस, रवेदार और अक्रिस्टलीय बेरवेदार के भी चर्चा कर चुके हैं, जो कि फर्स्ट वीडियो में मिल गया होगा आप लोगों को। इससे क्या होती है, जो फिनाल होता है हमें जलन पैदा होती है। यह प्रधानता हमें कहाँ मिलती है, यह मुख्यतः में कहाँ मिलती है, तो प्लास्टिक में, और उसी से संबंधित बता सकते हैं कि पदार्थों के संश्लेषण में इसका क्या कहता है, मुख्यतः उपयोग किया जाता है। अब लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। अगर टीचर आयोडीन पूछा जाए कि टीचर आयोडीन होता क्या है, तो यह समझ लें, तो यह एथेनॉल में तैयार आयोडीन जो कि 2 से 3% ही होता है, आयोडीन एथेनॉल में बनता है, जो कि हमने लिखा है सूत्र का तनु विलयन है। क्या है, तनु विलयन है। यह ताजे घाव में मुख्य रूप से एक प्रबल, प्रबल मतलब का मजबूत, एक प्रबल का उल्टा पूछ जाए, हिंदी भी काम आ जाए तो दुर्बल, ठीक है, प्रतिरोधी यानी एंटीबॉडी का काम करता है। और हम लोगों में बचपन से एंटीबॉडी कोलेस्ट्रम तो होता ही है, इससे बोलते हैं खीस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की नारंगी ठोस है, नारंगी ठोस का सूत्र पूछा जाए तो अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट लिख लीजिएगा, अमोनियम डाइक्रोमेट। अब देखिए कुछ सूत्र, रासायनिक सूत्र, एक्वा पोर्टिस, एक्वा पोर्टिस, ठीक है, एक्वा पोर्टिस तो नाइट्रिक अम्ल HNO3। उसके बाद से बात करें एलम, एलम, एलम मतलब बोले तो फिटकरी, एलम बोले तो फिटकरी, एलम बोले तो फिटकरी, फिटकरी का सूत्र, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, K2SO4 Al2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2। दोस्तों अगर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है तो मोनो, यहाँ पे 2 लिखा होता है तो डाई, यहाँ पे 3 लिखा होता है तो ट्राई, 4 लिखा होता है तो टेट्रा, 5 लिखा होता है तो पेंटा। तो यहाँ से हमने पढ़ा K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2, क्योंकि जल वाला याद रखिएगा, जल का 24 को अणु इसमें होता है, जो कि एलम होने को फिटकिरी का जाना, फिटकिरी का सूत्र। अब देखिए विरंजक चून, विरंजक चून का सूत्र पूछा जा रहा है। विरंजक चून यानी ब्लीचिंग पाउडर, क्या, ब्लीचिंग पाउडर, जिससे का उपयोग हम लोग करते हैं क्लोरोफार के उत्पादन में तथा कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2। अब देखिए हमने जाना था नारंगी ठोस, अगर पूछा जाए उजला ठोस तो अमोनियम क्लोराइड, देखिए NH4Cl, अमोनिया NH4, और एमीन पूछा था तो NH3 हो जाता। एमीन की बात करते हैं, एमीन की NH3 हम लोग कर देते हैं, एमीन की NH3 करते हैं। और जो अमोनिया होती है हम लोग का बोल सकते हैं कि इसका जो हम लोग शुद्ध करते हैं हैबर विधि द्वारा, किसका, हैबर विधि द्वारा, याद रखिएगा किस विधि द्वारा, हैबर विधि द्वारा। और हैबर विधि द्वारा अगर कोई उद्योग में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो उत्प्रेरक का काम करता है हम लोग का वहां पे आयरन, क्या करता है, आयरन। और अगर इसमें हम लोग का जो कि क्रोमियम था, क्रोमियम आया था तो Cr जो कि 24 होता है। ये परमाणु संख्या आप लोगों को तो याद होना ही चाहिए, कैल्शियम 20 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, क्लोरीन 17 होता है। इस तरीका से सब क्या होना चाहिए, पोटेशियम 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 19 होता है, सल्फर, ठीक है, फास्फोरस सल्फर यानी 15-16 होता है। उसी तरीका से आप लोग को नाइट्रोजन 7 होता है और एल्युमिनियम 13 होता है। तो इस तरीका से कम सभी जितने भी हम लोग का आवर्स चाइनी में टेबल होते हैं उनको तो कम से कम आप लोग अंडरस्टैंडिंग करके समझ चुके कर याद कर सकते हैं। अब देखिए सिनेबार जो होता है वो मरकरी सल्फाइड यानी HGS। मरकरी की बात करते हैं, मरकरी जिसे बोलते हैं पारा, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि यह एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। और इसकी परमाणु संख्या की बात करते हैं तो वह होता है 80। क्या होता है, 80। अब देखिए हम बात करते हैं कपड़ा धोने का सोडा, तो इसमें जल वाला है इसलिए हम ले रहे हैं ताकि इंपॉर्टेंट है। Na2 सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, बुझा हुआ चूना, इसे हम लोग बोलते हैं कली चूना। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, कली चूना। इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए डाई नहीं लगा क्योंकि एक है, कैल्शियम ऑक्साइड Ca 20 ऑक्साइड O यानी 8 परमाणु संख्या की बात करते हैं तो, ठीक है।
तो कैल्शियम। अच्छा, अब देखिए जो बुझा हुआ चूना होता है, जो चूना हम लोग करते हैं उसको जब जलाते हैं ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। गैस की बात करें, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। ठीक है। नीला कशिश बोले या नीला थोथा बोले या कापर सल्फेट बोले। ठीक है। तो कापर सल्फेट जो कि विद्युत उपकरणों में क्या जाता है तो वह बोले तो CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O इसका सूत्र होता है। इस तरीके से हम लोगों ने केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को जाना। इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लाया जाएगा, इससे आप लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव पर कमांड प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छे तरीके से केमिस्ट्री को भी हल कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तथा साथ ही साथ इसे विस्तार पूर्वक सब्जेक्टिव के रूप में भी पढ़ा जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए।